सो हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल दैट इज इकोनॉमिक पाठशाला बाय डॉक्टर अनन्या। आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द सितंबर इकोनॉमिक करंट अफेयर्स फॉर द फोर्थ वीक दैट इज फ्रॉम 22 of September to 27th of September. Moving on to the first news, states that Puducherry became the first UT to achieve the zero maternal mortality rate. तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट क्या होता है? आपने एनवायरनमेंट एंड डेमोग्राफी वाले सेक्शन में बहुत सारे इंडिकेटर्स पढ़े होंगे जिसके बेसिस पर हम डेमोग्राफी के बारे में बताते हैं। ठीक है, क्रूड बर्थ रेट पढ़ा होगा, क्रूड डेथ रेट पढ़ा होगा। इसी तरीके से एक है हमारे पास मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। द वेरी फर्स्ट थिंग जो आपको पता होनी चाहिए कि ये होता क्या है, तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इज़ द मेजर ऑफ मैटरनल डेथ। मैटरनल मतलब माँ की जो मृत्यु हो जाती है पर 1 लाख लाइव बर्थ। दिस इज़ द ओनली मेजर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्यों है? ये ओनली मेजर है जो कि 1 लाख लाइव बर्ड्स पर काउंट होता है। अदरवाइज जितने भी हम पढ़ते हैं इंडिकेटर्स जो पढ़ते हैं वो 1000 पर होते हैं। ठीक है, तो इस पहली बात आपको ये याद रखनी है। सेकेंडली हम ये भी कह सकते हैं कि विद इन 42 डेज ऑफ प्रेगनेंसी ख़त्म होने के बाद, ठीक है, अगर किसी मदर की डेथ हो जाती है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। इंडिया का क्या है कि आपको पता होना चाहिए, इट इज़ 93 अपॉन 1 लाख चाइल्ड बर्थ्स। ठीक है, और अब पुडुचेरी जो हमारी यूनियन टेरिटरी है उसको मिला है सर्टिफिकेट, प्लेटिनम सर्टिफिकेट मिला है गवर्नमेंट से फॉर अचीविंग द ज़ीरो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। यानी वहाँ पर एक भी माँ की मृत्यु नहीं होती वाइल गिविंग द प्रेगनेंसी। यानी इससे हमें क्या दिख रहा है? इससे हमें ये शो हो रहा है कि हमारी जो हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हैं वो कितनी बेटर हो चुकी हैं। ठीक है, तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फर्स्ट न्यूज़। मूविंग ऑन टू द सेकेंड न्यूज़, डोनाल्ड ट्रंप इम्पोजेस $1 लाख H1B वीज़ा फ़ी। तो आप सबको पता होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी चल रही थी न्यूज़ जो है। H1B वीज़ा क्या होता है? H1B एक ऐसा वीज़ा होता है, वर्क वीज़ा होता है बेसिकली, जो USA प्रोवाइड करता है टू द हाईली स्किल्ड जॉब्स। ठीक है, अगर आप कोई IT सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, कोई भी टेक्निकल जो भी जॉब्स होती हैं उससे रिलेटेड जो है आपको वीज़ा मिलता है ये। ठीक है, तो इसमें क्या है, उसने क्या है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है अब $1 लाख की फ़ी जो है, यानी कि इंडियन टर्म्स में देखें तो 83 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली जो है वो पे करने पड़ेंगे अब किसी भी इंडियन को टू गेट दैट वीज़ा। ठीक है, अब बिगनिंग फ्रॉम 21 सितंबर। नाउ अगर हम देखें, हैरानी की बात यह है कि इस डाटा में पता चला है कि आउट ऑफ ऑल द कंट्रीज जिसके लिए USA जो है क्या करता है, ये वीज़ा इशू करता है, उसमें इंडिया का शेयर जो है वो सबसे ज़्यादा है विद 70.6%। आप देख रहे हैं जितने भी टोटल वीज़ा इशू होते हैं उसमें से 70% वीज़ा हम इंडियंस को मिलता है। यानी कि वी इंडियंस आर so much desperate to go to USA and work there. It is simply a case of brain drain। ठीक है, जो कि बहुत ही गलत है। अगर आप अपने देश में पढ़ रहे हैं तो आपको अपने ही कंट्री के लिए क्या करना चाहिए? कंट्रीब्यूट करना चाहिए। दैट्स व्हाट आई फील। ठीक है, आउट ऑफ दैट अब इंडिया में भी जो है इंडियंस को कौन कौन सी कंपनीज में प्लेसमेंट मिलते हैं, यानी कौन सी कंपनीज है जो सबसे ज़्यादा रिक्रूट कर रही हैं इंडियंस को, तो आप देख सकते हैं सबसे नंबर 1 पे है अमेजोन, देन TCS, माइक्रोसॉफ्ट एंड मेटा। तो इन कंपनीज में इंडियंस अप्लाई कर रहे हैं और यहाँ पर हमें जॉब भी मिल रही है। ठीक है, तो दैट्स व्हाट दिस न्यूज़ इज टेलिंग। ठीक है, तो बेसिकली इसमें आपको क्या पता होना चाहिए, H1B वीज़ा क्या होता है, एंड सेकेंड थिंग कि इंडिया जो है इसका लार्जेस्ट शेयर होल्डर है। ठीक है, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, धोर्दो विलेज बिकम्स द 4th सोलर विलेज इन द गुजरात कच्छ। अब सोलर विलेज का क्या मतलब होता है? अच्छा, तो पहले ये बता देते हैं कि सोलर विलेज बनाया किस कैटेगरी में गया, या इट इज़ द PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जो एक स्कीम है जो मोदी जी ने लॉन्च की थी। ठीक है, 2024 में। उसी के अंडर धोर्दो विलेज जो है उसको 4th विलेज बनाया डिक्लेयर किया गया, जो कि सोलर विलेज है। सोलर विलेज का मतलब क्या है? यानी हर विलेज में जितने भी घर हैं उनकी जो छत है उसके ऊपर क्या है? सोलर पैनल्स लगे हुए हैं, यानी दे आर जनरेटिंग बिजली और इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैट सोलर पैनल्स। ठीक है, और इस धोर्दो विलेज में 81 घर ऐसे हैं जिनकी छतों पे क्या लगा हुआ है? सोलर पैनल्स लगे हुए हैं टू क्रिएट इलेक्ट्रिसिटी।
अच्छा, अगर ये 4th नंबर पे है तो इसके अलावा कौन से हैं, तो मोडेरा, गुजरात, सूखी एंड मसाली। ठीक है, तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हो कि सूखा मसाला धोर दो, धोर दो मतलब डाल दो। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं। ठीक है, और मोडेरा से मुंह में हो गया। ठीक है, तो ऐसे करके आप याद कर सकते हैं, जस्ट टू मेक अ निमोनिक, मैं बता रही हूँ, आप अपने हिसाब से भी याद कर सकते हैं। और धोरदो जो विलेज है इसको ऑलरेडी बेस्ट टूरिज्म विलेज का दर्जा जो है दिया जा चुका है बाय यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। इट इज नॉट वर्ल्ड ट्रेड, इट्स वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू व्हाट इज पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना। ठीक है, क्योंकि शायद आपसे ये पूछ भी लें, बट अगर कोई न्यूज़ आ जाती है, न्यूज़ में कोई स्कीम आ जाती है तो वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, मैं आपको हमेशा बताती हूँ। ठीक है, तो पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में इसमें क्या है कि जो भी लोग हैं जो घरों में रहते हैं और अपनी छतों पे रूफ टॉप लगवाते हैं, पैनल्स लगवाते हैं, तो उनको फ्री इलेक्ट्रिसिटी देगी, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला है। और इनका टारगेट था कि 1 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको हमें क्या करना है, इस बिजली को पहुंचाना है। ठीक है, और कितनी यूनिट्स बिजली मिलती है, 300 यूनिट्स जो है फ्री इलेक्ट्रिसिटी इसके अंडर हमें मिलती है। यानी कि एक फैमिली जो है वो 15,000 से 18,000 रुपये बचा रही है पर ईयर अपनी इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पर। ठीक है, और इस सोलर पैनल्स को लगवाने के लिए गवर्नमेंट जो है उनको क्या प्रोवाइड करवाती है, सब्सिडी भी प्रोवाइड करवाती है। और जो अगर आपके उसमें एक्स्ट्रा कोई बिजली क्रिएट होती है तो वो आप गवर्नमेंट को सेल करके वहाँ से भी क्या कर सकते हैं, इनकम अर्न कर सकते हैं। तो दिस इज़ द मेन एम ऑफ, इसका मेन एम बेसिकली दो फिर क्या हो गए, एक इलेक्ट्रिसिटी को क्रिएट करना और लोगों के लिए एक सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करना। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट करेंगे तो ऑब्वियसली किसको फ़ायदा, गवर्नमेंट को फ़ायदा, क्योंकि गवर्नमेंट जो अपनी सोर्सेज से बिजली बना रही है वो महंगी पड़ती है। ठीक है, तो ये वाली सस्ती होती है, तो इलेक्ट्रिसिटी भी क्रिएट हो जाती है और लोगों को इनकम भी मिल जाती है। तो एक तीर से दो निशाने, राइट। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़। यूपी, गुजरात एंड ओडिशा अमंग द 16th रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स इन फाइनेंशियल ईयर 2022-2023। कैग की रिपोर्ट है, दैट इज कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जो है, मतलब उनकी रिपोर्ट है। अच्छा, कैग का क्या काम होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि कैग क्या काम करते हैं, किस तरह की रिपोर्ट्स वो पब्लिश करते हैं, इसके बारे में मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर बताइएगा अगर आपको आइडिया है तो। ठीक है, तो यूपी, गुजरात और उड़ीसा रेवेन्यू सरप्लस स्टेट्स है। तो रेवेन्यू सरप्लस का मतलब पता होना चाहिए पहले आपको, ऐसे तो नाम से ही क्लियर है रेवेन्यू सरप्लस क्या होता है। फिर भी रेवेन्यू सरप्लस एक ऐसा टर्म है जिसमें हम कहते हैं कि ऐसी स्टेट जिसमें रेवेन्यू रिसीप्ट ज़्यादा है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कम है। मतलब कि जो रोज़मर्रा की आपकी जो खर्चे हैं वो कम हैं और जो आपकी इनकम आ रही है वो ज़्यादा है। यानी हम ऐसे कह सकते हैं कि रेवेन्यू रिसीप्ट्स में क्या आती है, टैक्स एंड नॉन टैक्स रिसीप्ट्स, राइट। तो ये जो है ये गवर्नमेंट की यानी उस स्टेट की ज़्यादा हैं और उनके जो खर्चे हैं यानी कि उनको जो सब्सिडीज़ देनी है, सैलरीज देनी है, ठीक है, जो भी पेंशन्स देनी है, ये सब क्या है, ये कम है और उनको रिसीप्ट ज़्यादा हो रही है यानी उनको इनकम ज़्यादा हो रही है। इसका मतलब क्या है, उनकी फिजिकल हेल्थ अच्छी है। इससे हमें ये समझ में आता है। तो कौन कौन सी ऐसी स्टेट्स हैं आपको याद रखनी है, दैट इज़ यूपी, गुजरात, उड़ीसा, झारखंड, कर्नाटका। द बेस्ट वे टू लर्न स्टेट्स का, इसमें क्या है, आप अपने मैप में की प्लेसमेंट याद रखो। यूपी कहाँ पर है, गुजरात कहाँ पर है, उड़ीसा कहाँ पर है, झारखंड कहाँ पर है और कर्नाटका कहाँ पे है। ठीक है, इस तरीके से आपको याद होना चाहिए, विजुअल से आपको बहुत अच्छे से याद हो जाएगा। और ऐसी स्टेट्स हैं, 12 ऐसी स्टेट्स हैं जो कि रेवेन्यू डेफिसिट में है, जिसमें आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, पंजाब। अब ये वाली जो न्यूज़ है ये उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल आपको यूपी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप उसमें देख लीजिए कि आपकी स्टेट कहाँ पर है, रेवेन्यू सरप्लस में है या रेवेन्यू डेफिसिट में। अगर मान लीजिए इनमें से कोई आपकी स्टेट है जिसका आप एग्ज़ाम देने वाले और मेंशन नहीं है तो उसको एक बार जाकर देख लो कि आपकी दोनों में से कौन सी कैटेगरी में लाई कर रही है। ठीक है, इसी तरीके से बच्चे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं करंट के। नेक्स्ट, moving on to the next news, that is government approved release of 75 lakh additional LPG connections under उज्ज्वला। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने कहा है कि 75 एडिशनल हम LPG कनेक्शन देंगे अंडर PM उज्ज्वला स्कीम। तो मैंने आपको PM उज्ज्वला स्कीम लास्ट वीक के जो मैंने न्यूज़ पढ़ाई थी उसमें भी मैंने इससे रिलेटेड
आपको न्यूज़ पढ़ाई थी। फर्स्ट थिंग तो आपको यही बताना है कि मैंने वो क्या न्यूज़ पढ़ाई थी। अब हम बात करते हैं अबाउट पीएम उज्ज्वला स्कीम। तो उज्ज्वला स्कीम जो है मई 2016 में बलिया यूपी से जो है वो क्या हुई थी, लॉन्च हुई थी। इसका फेज़ 1 जो है उसका क्या एम था, दैट इज़ 8 करोड़ जो है लोगों को एलपीजी कनेक्शंस देना, ठीक है, जो कि उन्होंने अचीव कर लिया था इन द सितंबर 2019, ठीक है। उनका जो 8 करोड़ का टारगेट था वो 2019 में उन्होंने कंप्लीट कर लिया। फिर आई उज्ज्वला 2.0 जो कि अगस्त 2021 में आई और इसका टारगेट था 1 करोड़ एडिशनल एलपीजी कनेक्शन देना, जो कि उन्होंने 2022 तक कंप्लीट कर लिया, इसको अचीव कर लिया था, ठीक है। अब 2.0 में ही, ठीक है, 8 ये हो गए, 1 करोड़ ये हो गए, तो टोटल 9 करोड़ कनेक्शन अभी तक हो चुके हैं, ठीक है। तो 9 करोड़ अभी तक हो चुके हैं। उसके बाद एक्स्ट्रा जो है अप्रूव हुए 2.0 में, दैट इज 60 लाख कनेक्शंस जो कि दिसंबर 2022 तक हमने अचीव कर लिया, और 75 लाख कनेक्शंस जो कि हमने जुलाई 2024 तक अचीव कर लिया। तो 60 एंड 75 को आप ऐड करोगे और 9 करोड़ को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, आप देख सकते हैं, तो 135 लाख, ठीक है। यानी कि हम इसको अप्रॉक्सीमेटली क्या कह सकते हैं, 10.35, ठीक है, करोड़ कनेक्शन जो है ये देने थे, राइट। इसमें से 10.33 कनेक्शन जो है वो ऑलरेडी दे चुके हैं, और 10.35 का टारगेट था जिसमें से 10.33 हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो अब गवर्नमेंट चाह रही है कि हम 75 लाख कनेक्शंस और दें, ठीक है। दैट इज व्हाट द एडिशनल टारगेट टॉक्स अबाउट, ठीक है। तो बस मेनली आपको पीएम उज्ज्वला स्कीम के बारे में बताना चाहिए कि आपको बेशक याद ना रहे कि कितने कितने एडिशनल बोला हुआ है अबाउट पीएम उज्ज्वला स्कीम, वो आपको बताना चाहिए, ठीक है, कब और कहाँ लॉन्च हुई। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, इंडियाज कोर इंडस्ट्रीज ग्रो बाय 6.7% इन द अगस्त, ठीक है। एनुअल बेसिस पर होता है, प्लस हम जो है डाटा किसके बात कर रहे हैं, मंथली बेसिस की बात कर रहे हैं। तो जुलाई में 3.7% था, जो कि बढ़ के अब हो गया है 6.7% इन अगस्त, जो कि हाईएस्ट है 13 मंथ्स में, यानी एक साल एक महीने में देखें तो ये सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ठीक है। अब मैंने आपको ये बताया था दैट 8 कोर इंडस्ट्रीज जो हैं वो पार्ट है 40.27% है आईआईपी में, ठीक है। एंड जो आईआईपी है वो कौन रिलीज करता है, एनएसओ रिलीज करता है, जबकि 8 कोर इंडस्ट्रीज जो है इज रिलीज्ड बाय डीपीआईआईटी। तो देखो इसको बहुत इजी तरीका है, इसको आप याद रख सकते हैं। मैंने बताया था जो हमारा सीपीआई का डाटा है वो भी कौन रिलीज़ करता है, सीपीआई है, आईआईपी है, इसका डाटा हमारा एनएसओ रिलीज़ करता है, जो कि कॉम्बिनेशन किसका है, सीएसओ प्लस एनएसएसओ का, बताया था। इससे मर्ज करके एनएसओ बना है, एंड ये मर्जर कब हुआ था, 23 मई 2019 को, ठीक है। और जो हमारा डब्ल्यूपीआई का डाटा है प्लस जो 8 कोर इंडस्ट्रीज का डाटा है, ठीक है, ये कौन रिलीज करता है, इट वाज रिलीज्ड बाय डीपीआईआईटी, दैट इज डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। तो इंडस्ट्रीज की बात हो गई, देखो होलसेल प्राइस इंडेक्स और 8 कोर इंडस्ट्रीज, तो 8 कोर इंडस्ट्रीज आ गया, वो तो ऑब्वियसली डीपीआईआईटी करेगा, और डब्ल्यूपीआई जो है होलसेल प्राइस इंडेक्स, तो होलसेल एक बड़े इंडस्ट्री में बनती है कोई चीज़, तो ऐसे याद रख लेना, ठीक है। तो इसका डाटा डीपीआईआईटी करता है रिलीज, जबकि आईआईपी और सीपीआई का डाटा एनएसओ करता है, ठीक है। एनएसओ किसके अंडर आता है, मॉस्पी मंत्रालय जो है उसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। अब तो मैं काफ़ी मंथ से जब ये डाटा आपको जब पढ़ा रही हूँ तो आपको याद हो गया होगा कि कौन कौन ये डाटा रिलीज करता है, ठीक है। नहीं हुआ तो मैंने आज आपको हिंट दे दिया, अब आपको याद रह जाएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज़, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जो है उन्होंने जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल जो है वो न्यू दिल्ली में लॉन्च किया है। एपलेट ट्रिब्यूनल बना है वर्ड अपील से, ठीक है। तो जब भी आपको कोई शिकायत होती है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप क्या करते हो, जाकर अपील करते हो, है ना। तो ऐसे ही सिमिलरली अगर आपको जीएसटी से रिलेटेड कोई भी ग्रीवेंसेस हैं, कोई भी प्रॉब्लम है, तो उसका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको मिलेगा जी स्टैट में, यानी जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है, जीएसटी एपलेट ट्रिब्यूनल,
इस तरीके से है ये, ठीक है। ये एक स्टैचुरी बॉडी है। स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है? स्टैचुरी बॉडी का मतलब क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? ओके, राइट दिस ऑल्सो इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन कि स्टैचुरी बॉडी का क्या मतलब है, ठीक है। एक होती है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होती है, और स्टैचुरी बॉडी क्या होती है? क्या स्टैचुरी बॉडी का मतलब ये होता है कि वो किसी एक्ट के थ्रू आई है? इफ़ यस तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा नीचे, ठीक है। तो निर्मला सीतारमन ने फॉर जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हियरिंग्स हैं, उसके लिए जी सैट को खोला है इन द न्यू दिल्ली, ठीक है। उसके साथ ई कोर्ट्स पोर्टल भी है फॉर ऑनलाइन फाइलिंग एंड हियरिंग्स, ठीक है। अगर आपको ऑनलाइन ही अपना कोई प्रॉब्लम ग्रीवेंसेस सॉल्व करवाना तो आप वहाँ से करवा सकते हैं, ठीक है। इसका जो प्रिंसिपल बेंच है, जैसे कि एक मेन हाई कोर्ट, एक मेन कोर्ट होता है, उसकी कुछ बेंचेस होती है, तो जो मेन प्रिंसिपल बेंच होगी वो दिल्ली में होगी, और बाकी 31 स्टेट्स में अलग अलग बेंचेस होंगी, ठीक है, जो कि काम करना शुरू करेगी फ्रॉम दिसंबर 2025। यानी कि उन्होंने ऐसा सोचा कि चलो अभी लॉन्च नहीं करते, एक बार एंड हो जाने दो साल का तो इसको लॉन्च करते हैं, ठीक है। और मैंने आपको बता ही दिया कि इसका काम क्या है। एक तो चीज़ों को फास्ट करना, डिजिटलाइज करना, और जो भी डिस्प्यूट्स हैं उसको ट्रांसपेरेंटली रिजॉल्व करना, ठीक है, ताकि दोनों पक्ष जो हैं वो क्या हो, इक्वली जस्टिफाइड हो, उनका जो भी रिजल्ट आ रहा है या जो भी डिसीजंस आ रहे हैं वो दोनों के हित में हो, ठीक है। सिंपल दैट what it aimed to. Last news of today is US President announced a 100% tariff on the branded and patented pharmaceutical exports impacting pharma stocks. ओके, जब मैंने आपको ये न्यूज़ पढ़ाई थी, मैं बहुत टाइम से पढ़ा रही हूँ आपको, तो मैंने ये न्यूज़ आपको पढ़ाई थी जिसमें हमने बात की थी अबाउट द टैरिफ्स। तो डोनाल्ड ट्रंप ने पहले बोला था कि हम 1 तारीख को जो है वो लगाएंगे आपके ऊपर टैरिफ, यानी इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाएंगे। क्यों लगा रहे थे? क्योंकि हमने बोला था, बिकॉज उन्होंने बोला कि अगर इंडिया जो है रशिया से क्रूड ऑयल लेगा तो वी विल इम्पोज सेंक्शंस ऑन इंडिया, ठीक है, ऐसा उन्होंने बोला था, ठीक है। और 1 अगस्त को उन्होंने बोला था, फिर 1 अगस्त को पोस्टपोन करके उन्होंने 7 अगस्त से विद इफेक्ट फ्रॉम 7 अगस्त 2025 25% टैरिफ लगा दिया था इंडिया के ऊपर। और उन्होंने बोला था इफ़ इंडिया कीप ऑन डूइंग सो, यानी कि अगर रशिया से एक्सपोर्ट करता रहेगा ऑयल का, तो हम क्या करेंगे, वी विल स्टॉप ट्रेड विद इंडिया, एंड ऊपर से हम ज़्यादा से ज़्यादा टैरिफ लगाएंगे, ठीक है। फिर हम वी कीप ऑन डूइंग द ट्रेड, ठीक है, हम नहीं रुके, तो उन्होंने 27 अगस्त को 25% और टैरिफ हम इंडिया के ऊपर लगा दिया, यानी टोटल ऑफ 50% टैरिफ लगा दिया था। लेकिन उन्होंने बोला था इस टाइम पर, जब ये अनाउंसमेंट किया गया था उनके द्वारा, तो उन्होंने बोला था कि मेडिसिन और फार्मा पे कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन अब उन्होंने बोला है विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अक्टूबर, अगर कोई भी कंपनी है जो कि फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट कर रही है यूएसए में, इंडिया की कंपनी है, तो हम उसके ऊपर क्या करेंगे, 100% टैरिफ लगाएंगे। 100% टैरिफ समझते हैं? अगर कोई चीज़ 100 रुपये की है, उसके ऊपर अगर आप 100% टैरिफ लगा रहे तो वो चीज़ 100 रुपये और ऐड होकर 200 रुपये की होगी, ठीक है, जस्ट डबल हो गई, ठीक है, ओके। तो लेकिन उन्होंने एक एग्जाम्पशन रखा है यहाँ पर भी, उन्होंने कहा है अगर कोई इंडिया की कंपनी है जो कि कहाँ से आती है, जो कि इंडिया से है और यूएसए में आकर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स बनाती है, मेडिसिन बनाती है, तो उनके ऊपर कोई भी टैरिफ नहीं लगेगा, ठीक है। दैट्स व्हाट यूएसए प्रेसिडेंट सेड, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। इसकी वजह से जो स्टॉक मार्केट है, अगर आप लोग फॉलो करते हैं ट्रेड को, थोड़ा स्टॉक्स को, शेयर मार्केट को, तो आपने देखा होगा कि नेक्स्ट डे आफ्टर अनाउंसिंग दिस न्यूज़, नेक्स्ट डे ही जो है शेयर मार्केट बहुत ज़्यादा पॉइंट से गिर गई थी, ठीक है। तो इसी का इम्पैक्ट था। तो अब हम बात करते हैं दैट व्हाट कुड बी द लाइकली इम्पैक्ट ऑफ दिस थिंग ऑन द इंडियन फार्मास्यूटिकल मार्केट, ठीक है, ओके। तो सबसे पहला रिस्क मैंने आपको बता ही दिया कि इमीडिएट इम्पैक्ट जो हुआ वो हुआ फार्मा के स्टॉक्स जो थे उनकी एकदम से ही शेयर मार्केट में उनकी वैल्यू जो है वो डाउन चली गई, ठीक है, ओके। तो इसको फर्दर इम्पैक्ट को समझने के लिए हमें ये पता होना चाहिए कि इंडिया कितना जो है एक्सपोर्ट करती है। तो इंडिया जो है $10.5 बिलियन वर्थ जो है
इतना जो है प्रोडक्ट्स जो है वो क्या करती है, यूएसए को एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, ये फार्मा की बात करें, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स की। लेकिन अगर आपने ध्यान से पढ़ा हो जो मैंने आपको न्यूज़ बताई कि उन्होंने क्या बोला, 100% टैरिफ लगाएंगे ऑन द ब्रांडेड एंड पेटेंट फार्मास्यूटिकल पर। ठीक है, लेकिन जो ये हमारा ट्रेड हो रहा है इसमें मेजॉरिटी जो ट्रेड है वो किसका है, वो है जेनरिक मेडिसिन और नॉन पेटेंट, जिस पे पेटेंट नहीं है इंडिया का, ऐसे मेडिसिन को हम बेचते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब, और ये जो अमाउंट है ये 1/3 है ऑफ द टोटल इंडिया फार्मा एक्सपोर्ट का। ठीक है, ये जेनरिक मेडिसिन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हम मेजॉरिटी ऑफ जो मेडिसिन बेच रहे हैं वो कैसी है, जेनरिक है या नॉन पेटेंट है। इसका मतलब डायरेक्टली इंडिया को इससे बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, ओनली कुछ ही पोर्शन है या कुछ ही ऐसी मार्केट्स हैं जिसके ऊपर जो है उन पे इम्पैक्ट पड़ेगा। सेकेंड थिंग, रेवेन्यू ऑब्वियसली रिस्क पर आएगा उन कंपनीज का जो कि ब्रांडेड या पेटेंट प्रोडक्ट्स जो हैं बेच रही है यूएसए को, जो कि इंडिया का एक बहुत स्मॉलर पार्ट है, तो इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा। सेकेंडली, अगर इंडियन कंपनी यूएसए में अपना मैन्युफैक्चरिंग शिफ्ट नहीं करती है तो क्या होगा, टैरिफ बढ़ गया है, सीधा सीधा जो है आप देख रहे हैं कॉस्ट डबल हो गई है। ठीक है, जो भी प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है उसकी कॉस्ट जस्ट डबल हो गई है। दिस विल इम्पैक्ट, ठीक है, दैट प्रोड्यूसर जो कि कौन से प्रोडक्ट्स बेच रहा है, नॉन ब्रांडेड बेच रहा है, राइट। तो इससे क्या होगा, उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी और रेवेन्यू तो उतना ही है, तो उससे क्या हो जाएंगे, उसके मार्जिन्स जो हैं, कौन से मार्जिन्स, मार्जिन मतलब जो प्रॉफिट मार्जिन है वो क्या हो जाएंगे, वो रिड्यूस हो जाएंगे। तो ये कुछ लाइकली इफेक्ट हैं जो कि हो सकते हैं। ओवर एंड ऑल देखें, अगर आपसे कोई पूछे कि क्या इसका इम्पैक्ट इंडिया पे बहुत मेजर है, तो आंसर इज़ नो। आप कह सकते हैं कि इंडिया पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, और ये पर्टिकुलर आप रीजंस दे सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। विल ट्राई टू ऐड सच मोर पॉइंट्स इन फ्यूचर, ठीक है, जो कि आपको इंटरव्यूज़ में भी हेल्प कर सके। मेरा मेन एम इस सीरीज़ को लॉन्च करने का यही था कि आपको सिर्फ करंट न्यूज़ ही नहीं, उससे रिलेटेड जो है अगर कोई इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स पूछे जाते हैं तो वो भी आप बहुत इजीली समझा पाएँ सामने अपने इंटरव्यूअर को। ठीक है, या वैसे भी आपको एक जनरल नॉलेज हो, आप एज इकोनॉमिक स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि क्या चल रहा है और उससे हमारी इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट आने वाला है। ठीक है, इकोनॉमिक्स विदाउट एप्लीकेशन इज़ नथिंग। सो दैट्स व्हाट माय एम इज़। आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको आया है देन डू लाइक एंड शेयर। टिल देन, थैंक यू एंड बाय बाय।